नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ विकास जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ फारूक जी हैं जो बल्ली महारान में रहते हैं और वहाँ पे अपना व्यापार करने के साथ जो है सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो ये है कि अभी 22 अप्रैल को जो है पहलगांव में जो है पहलगांव में एक वैली है जो जिनको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पे जो है आतंकवादियों के द्वारा जो है निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं, जिसमें 26 लोग मर गए हैं और 17 लोग घायल हैं। तो विकास जी, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक और निंदनीय घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब क्या सोचते हैं कि इस तरह की मानसिकता लोगों के मतलब किस वजह से इस तरह की मानसिकता है कि निहत्थे लोगों के ऊपर जाके गोलियां बरसा दी और लोगों की मतलब धर्म पूछ के? जी, सबसे पहले तो जो एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग मारे गए हैं उन परिवार के प्रति हमारी काफ़ी संवेदना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भगवान ऐसे घड़ी में शक्ति प्रदान करें इस दुख को सहने की, और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो, ऐसी हम कामना करते हैं। देखिए रजत जी, ये जो एक अमानवीय इसको कहते हैं कुकृत्य है। ये कोई भी कम से कम एक इंसानी तौर पे कम से कम इतनी तो जरूर एक किसी में संवेदना रहती है कि भाई किसी को क्यों मारता है आदमी। कहीं या तो उनके दिमाग को किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, या वो क्या उनको इस तरह से मन में फैलाई जाती है बात जिससे कि वो मारने के लिए भी मारने को उतारू होते हैं। तो इस बात को देखिए तो हर लोग कंडेम कर रहे हैं। हमारे देश के चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी हो। इवन विदेशों से भी ऐसे लोगों के मतलब रिएक्शंस आ रहे हैं मीडिया के जरिए जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी इवन मुस्लिम्स कंट्री में भी काफ़ी इसका विरोध हो रहा है। खुद कश्मीर में जो कश्मीरी जो मुसलमान हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन में अपनी मतलब 22 अप्रैल के बाद से 2-3 दिन तक बंद रखा अपने कारोबार को, दुकान को। वो कह रहे हैं कि हम कैसे इसमें काम करें समझ में नहीं आ रहा है। साथ साथ पूरे देश व्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ, देश में दिल्ली में भी व्यापारी संगठनों ने पूरा उसका विरोध किया। तो कहीं से भी इस चीज़ को स्वीकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ही कोई सहन नहीं करेगा। अब रही बात कि भाई ये कुकृत्य जो है, ये जो आतंकवाद है, ये इसमें एक बार ये देखने को मिला कि वो जो सुनने में आई कि भाई वो धर्म और जाति पूछ करके मार रहे थे। तो ये भी एक तरह से देखिए रजत जी कि ये कहीं ना कहीं ये दो मतलब आपस में लड़ाने भिड़ाने वाला एक ये साजिश के तहत ये सब चीज़ हो रहा है। और वो ये कोशिश कर रहे थे कि पूरे भारत देश में जिस तरीके से एक एकता और अखंडता जो बनी हुई है धर्म जाति को लेकर के, वो उसमें कहीं कमजोर पड़े और वो कमजोर मतलब पड़ करके आपस में ही लड़े भिड़े। और इसमें राजनीतिक लोग भी फायदा उठाते हैं। ये भी हमने पीछे देखते ही हम चुनाव में भाई कहते हैं ना कि ये तो चुनाव नहीं है जी, ये तो 20-80 की लड़ाई है। तो ये क्या है, ये इस तरीके की बातों को बढ़ावा मिलता है इन सब चीज़ों को। तो कम से कम ये सब राजनीतिक व्यवस्था का ही दोष इसमें देखा जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण किया जाता है उसको कहीं ना कहीं ये एज मिल रहा है इसमें। इस बात जिस तरीके से धर्म वो देख भी रहे हैं। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में सारा समय निकल जाता है कि जो देश के जो और मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं, ये जो पूछ करके मारा गया ना उसका कनेक्शन बैठ रहा है इस तरीके से कि जो हमारे राजनीति हमारे देश में होती है वो धर्म के आधार पर होती है राजनीति। वोट भी पढ़ते हैं तो उसको तो बढ़ावा मिल रहा है। चैलेंज करने वाली बात है, चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है ये। तो हमारे को ऐसी घड़ी में एक होकर के, हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं इसमें एकता दिखाई, उन्होंने कहा कि जब सरकार इसको कठोर से कठोर इसका मतलब वो जवाब दे, क्योंकि जिस तरीके से एक अमानवीय कृत्य हुआ है एकदम दिल दहला देने वाला ये एकदम। कोई भी इस घटना को देखेगा जहाँ किसी पति को मारा जा रहा हो, उसकी पत्नी जिसकी नवविवाहिता हो और वहाँ वो बैठी हुई है अपने डेड पति के पास, और सुरक्षा में भी चूक को मैं इसमें उनमें कुछ हैं जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। बिल्कुल IAF ऑफिसर थे, IB के ऑफिसर थे, हर तरह के लोग थे। तो वो सुरक्षा में भी चूक मैं जो देखता हूँ उसको कहीं ना कहीं ये सुरक्षा है, इंटेलिजेंस का, हमारे इतने सारे जो सिस्टम काम कर रहे हैं और जहाँ एक साथ जहाँ 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ कोई भी पुलिस ना हो, तो ये सब बातों का तो है ही, सवाल होता ही। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई सरकार इस तरीके से कुछ योजना बनाए जिससे कि जवाब दे और आगे से ये घटना न घटे, ऐसी चीजें को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान के एक TRF संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है और
जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उसमें से कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे। और अभी इस तरह की बात हो रही है कि फारूक जी, इस तरह की बात हो रही है कि अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। और इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो घटना घटी है इसमें जो है मतलब सरकार को चैलेंज करने वाली बात हुई है। तो आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने हमारे घर में घुस के करी है, जो आतंकवादी संगठनों ने करी है, कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मारो या उसको नुकसान पहुंचाओ। जी मकसद ये कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस लड़ाई में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 22 तारीख से और आज तक हमारे दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम बाजार या संगठन उन्होंने अपने इलाके बंद कर रखे। जी बिल्कुल। और हमने पहले भी, इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने हमारे मुल्क की तरफ अपनी गंदी निगाह उठाई है तो उसका जवाब दिया गया है। और अब भी हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और ताकि आने वाले कल में ये हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के ना देख सकें। जी जैसे सर सुरक्षा में चूक की भी बात हो रही है, कोई पहले ऐसी पहली घटना नहीं है, किस तरह की घटना पहली बार हुई है। इससे पहले एक बार अमरनाथ की जो यात्रा जा रही थी उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई है। अभी पुलवामा का जो अटैक हुआ था 2019 में, इतना बड़ा अटैक था। तो सर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह के लोगों के बीच में जो है मतलब कहीं भी कोई जाए तो उसको डर का माहौल ना लगे, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, किस तरह के कदम उठाने? नहीं, आपकी बात सही है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जी क्योंकि कश्मीर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और वहाँ जबकि पता है कि टूरिज्म हब है, और एक छोटा सा हमारे यहाँ भी अगर कोई मेला लगता है तो पुलिस प्रशासन उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी देती है और उसकी जांच पड़ताल होती है। मकसद ये कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारे लोग कहीं ना कहीं अगर मिले में तो हमारे मुल्क को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे इस तरह अभी जो घटना घटी है, जैसे ये बोला गया कि आप कलमा सुनाओ नहीं तो गोली मार दी, ठीक है सर, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब इस तरह से मतलब भारत के जो हिंदू मुसलमान हैं उनके बीच में भी आपस में जो है लड़ाई झगड़ा या फिर मनमुटाव होने का मतलब चांस बन सकते हैं? तो ऐसे में आप जो है जो हिंदू हैं या फिर जो और दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि एक जो भारत का मुसलमान है वो अपने देश के बारे में और अपने हिंदुओं के बारे में या फिर दूसरे धर्म के बारे में क्या सोचता है? नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की। मैंने क्या कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है आतंकवादी, तो उस पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसकी खुली मुखालफत करी है, अपने रोज़गारों को बंद करा है। अगर यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सरहद से, हिंदुस्तान की सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग भी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क में भाईचारे की तरह हम रह रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमारे इस मुल्क को गुलाम बना रखा था, उनसे भी आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्होंने ही लड़ाई लड़ी है। और अब भी हमारा जो ये मुल्क है ये गुलदस्ता है, और जब मैंने आपको बताया अभी भी कि इस्लाम के अंदर इस बात की कोई इजाज़त नहीं है कि आप किसी को अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाओ, किसी की जान को, माल को नुकसान पहुंचाओ। ये नापाक हरकत है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इस गुलदस्ते के फूल हैं, जिन फूलों की वजह से गुलदस्ता खूबसूरत है। अगर इसमें से एक भी फूल जो है कम होता है तो गुलदस्ता खूबसूरत नहीं रह जाएगा। विकास जी, अभी जैसे हम देखते हैं कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी हुआ, हाँ, जैसे अभी सलमान खान के घर पे जो है फायरिंग हुई थी, उसके बाद उनकी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई कि जो एकनाथ शिंदे खुद उनसे मिलने आए थे, ठीक है। तो जो एक आम आदमी है, आम आदमी के जान की क्या कोई कीमत नहीं है? ये कहा जाता है कि हमारे देश में सुरक्षा जो सैनिक बल है उनकी संख्या कम है, पुलिस वालों की संख्या कम है, तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? बिल्कुल, आप सही सवाल उठा रहे हैं रजत जी। हालांकि अभी लोग, तो मैं देख रहा हूँ कि कह रहे कि भाई राजनीति रूप से कोई अभी आरोप प्रत्यारोप करने का ये समय नहीं है,
लेकिन जो जायज़ बातें हैं उस जायज़ बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। जी। ये अभी की बात नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, आप ही ने कहा कि इससे पहले ये अमरनाथ वाले पे यात्रियों पे हुआ था, पुलवामा पे हुआ, और आगे भी अमरनाथ की यात्रा होगी। जी जी तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? जी। भाई कहाँ ये चूक, जो बात करो सुरक्षा की है, इंटेलिजेंस की है, तो सारा मैनेजमेंट का पार्ट है ना। बिल्कुल सर। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि वहाँ उसको एक किसी विशेष खास व्यक्ति के लिए इतनी सुरक्षा दी गई, जी और यहाँ आम आदमी के लिए मतलब सरकार मतलब इतनी चौकन्ना नहीं है, चौकस नहीं है। जी तो कहीं है, कहीं कम बेस है, कहीं कुछ है, मतलब जैसा होना चाहिए जिस स्तर का, वो तो ये तो साफ प्रदर्शित करता कि नहीं है। जी और हम जैसे फारूक जी भी कह रहे थे कि भाई हम सब एक हैं, और एक होकर के सरहद पे भी हम जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो जंग करना, लड़ाई करना एक रास्ता तो नहीं है कोई चीज़ का समूल एक तरह से देखा जाए तो। इसका रास्ता बातचीत से हो सकता है, लेकिन अब कोई आदमी इस तरीके से बार बार हमारे पे ऊपर करेगा तो जरूर स्वाभाविक सी बात है, मन में कोई भी होगा एक देश के प्रति जो देश प्रेम दिखाएगा तो कहेगा ही कि भाई जंग हो, लड़ाई हो। एक मासूम जिस तरीके से एकदम दर्दनाक, जो एक छोटा बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या की गई, वो बंदा आज बोल रहा है ना मीडिया के सामने आकर के, तो किसी की भी रूह कांप जाएगी दर्दनाक उस सीन को देख करके, रोना आ जाएगा। ऐसी स्थिति है, तो बिल्कुल स्वाभाविक से एक उबाल आएगा, लोगों में गुस्सा आएगा, एकदम बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इन सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है, आप ऐसी गंदी राजनीति मत करिए जिसमें कि भेदभाव हो, ध्रुवीकरण हो, और किसी तरीके से जो एक है ना कि हिंदू मुस्लिम में मुख्य रूप से जो बांटने की बात करती है, ये बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात जब होगी रजत जी, जब एक ऐसी राजनीति की स्थापना हो, ऐसी राजनीति की विचारधारा स्थापित हो जिसमें सारे एक और हो करके रहे। जैसे जो देश में जो सरकारें बने वो सारे हिंदू मुस्लिम सबके वोटों की जरूरत हो, सभी का पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो चुनाव लड़ने को लेकर के हो, चाहे वोट देने करके हो, सभी जाति धर्मों को का मतलब एक भागीदारी बननी चाहिए। तो वो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें नहीं है। मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि एक आदमी को विशेष सुविधा मिल रही है, आम आदमी को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आम आदमी का वोट चाहिए ना उसमें सरकार बनाने के लिए। अब सरकार में आपको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, सरकार में आपको मुस्लिम का सांसद नहीं चाहिए, तो ऐसे कैसी राजनीति है? ये ऐसी राजनीति कैसे चलेगी? आपको तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा। वो सत्य बहुमत से ही निकलेगा रास्ता। सत्य बहुमत की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्य बहुमत वो रास्ता है, वो विकल्प है, वो एक राजनीतिक विकल्प है। ये मत समझिए कि कोई पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आज की जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, अगर सत्य बहुमत के राह पे चले तो उनका समाधान मिल जाएगा। अभी ये जो आज कह रहे हैं ना कि एक को मारो, चार को के बदले चार को मारो, ये करने की जरूरत नहीं है। आप शक्तिशाली बनेंगे, आप सामर्थ्यवान बनेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिर अपने आप देखोगे कि आज के डेट में देखिए जो चाइना की जो शक्ति है, क्यों नहीं उसके ऊपर कोई ऐसा अटैक कर रहा है? क्यों ना कोई उसको, क्या उसके पड़ोस देश में नहीं है कोई घुसपैठ करने की हिम्मत करता है क्या वो? क्योंकि वो सामर्थ्यवान शक्ति है, क्योंकि उसकी एक राजनीतिक व्यवस्था मजबूत है। तो हमने जो, हालांकि वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं है कुछ मामलों में, इस राजनीतिक विषयों में तो वो कमजोरी कहेंगे हम उस बात को, एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप का वहाँ पे है मामला। लेकिन हम जिसमें बात कर रहे हैं, सभी धर्मों का एक भाव रहेगा, सबको एक सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको इज्जत से रहना मिलेगा। कौन नहीं चाहता एक अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको मिले, हर आदमी चाहता है। वो सत्य बहुमत से मिलेगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आज के लोगों को भी, सरकारों को भी, चाहे जो विपक्ष में है, कि इस बात की चिंतन करें कि जो हम एक जो विचार दे रहे हैं, उस विचार के साथ अगर राजनीतिक सोच की शुरुआत करेंगे तो ऐसे सब चीज़ों को देखने का नहीं। मैं आपसे एक बार इनसे सवाल लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। फारूक जी, जैसे अभी कुछ टाइम से जो है भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। ध्रुवीकरण का मतलब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना या फिर इस तरह के मुद्दे उठाना जिसमें आपस में जो है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई हो और हिंदू एक तरफ भागे, मुसलमान एक तरफ भागे। तो आप जो अपने समाज में, मतलब जहाँ पर रहते हैं, आपके आसपास हिंदू भी रहते होंगे, सिख भी रहते होंगे, क्रिश्चियन भी, सब लोग रहते होंगे। मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं। तो आपको जो अपने ग्राउंड में जो, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो है, क्या आपस में इस तरह के लड़ाई झगड़े, मतभेद, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं सर? नहीं सर, मैंने बताया कि हमारी चांदनी चौक लोकसभा है, बल्ली मारन विधानसभा है, और जिस इलाके में हम रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर व्यापार का सबसे बड़ा हब है। जी। और हमारा कारोबार जो है तमाम हमारे हिंदू भाइयों से है जी, और सिख भाइयों से, सभी से है जी। और
एक ज़माना हो गया हमें साथ रहते हुए, पड़ोस में भी आज भी घर हैं, तो आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इस तरीके की राजनीति करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अगर आपने बात कही कि अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो होके चुका है, इसके अंदर आपके सामने देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को लॉस्ट हुआ है। बहुमत हासिल करने के लिए उन्हें नीतीश कुमार और नायडू जी की ज़रूरत पड़ी ना। अगर वही आज अपना बहुमत वापसी ले लेते तो सरकार गिर जाती है। तो मकसद ये कि राजनीति लॉन्ग टाइम नहीं चलती, ये कि वक्ती तौर पे ये अपने आप को सेट कर सकते हैं बस। मतलब एक टाइम इलेक्शन जीतना, मतलब साठ गांठ करके जीतना वो अलग बात है, लेकिन जो है अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो जो अभी मौजूदा बहुमत है उस तरह का कोई बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो विकास जी, अभी आप सत्ता बहुमत की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी मतलब ध्रुवीकरण हमारे देश में चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति और जिस तरह की जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जो पहले भी होती रही हैं, तो सत्ता बहुमत का जो विचार है इन सब में रोकथाम लगाने के लिए किस तरह से कारगर सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल है, मैंने आपको कहा कि सत्य बहुमत की राजनीति में आपके पास सांसद भले ज़्यादा हों जी, लेकिन आपके पास वोट कम है तो आप सरकार नहीं बना सकते। सत्य बहुमत की राजनीति ये कहता है कि अगर आपके पास वोट ज़्यादा है, भले ही आपके सांसद कम है, सरकार आप बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वोटरों की शक्तिशाली, वोटर की वैल्यू बन रही है। भाई सांसदों को तो मैनेज किया जा सकता है ना, धन बल का। आपने तो देखा होगा ना ऐसे कई उदाहरण विधायक में, विधानसभाओं में कि सांसद की गिनती कम पड़ रही है तो उसको खरीद लो, कोई ना कोई लालच दे दो, पद का लालच दो, कुछ तो इस तरीके को करके आप सरकार को मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब आप इसकी व्यवस्था की बजाय आप कह रहे हो वैकल्पिक तौर पे जो सत्य बहुमत की बात कर रहा हूँ, वोटों के आधार पे अगर सरकार बनाओगे तो फिर सबको तो एक रखना पड़ेगा, सबको खुश रखना पड़ेगा, सबके लिए कार्यक्रम अच्छे से अच्छे, यानी पूरे देश के लिए आप सोचोगे। उसका तो एक मिसाल हमारे को अभी इस घटना में पहलगाम में दिखाई दिया। आप बताइए, जो पहलगाम की में जो जब आतंकवादी अपने गोलियों से भून रहे थे, उसी दरमियान एक जो खच्चर चला करके जो सर्विस देते थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आदिल जी, हाँ, तो उन्होंने तो अपने देखिए कैसे दिखाया, उस हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उन्होंने हिम्मत दिखाई, राइफल छीनने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने उनको भी मार दिया। तो आतंकवाद का तो कोई जाति धर्म नहीं होता है। और वहां से कई लोगों ने बताया, लगभग लोगों ने कहा कि हमारे को कैसे कैसे वहां के मुस्लिम कश्मीरियों ने बचा करके किस तरीके से निकाला वहां से, नहीं तो और क्या क्या हो जाती है। तो उन्होंने तो पूरा एकता का दिखाया रूप, जो एक हम सैंपल देखेंगे ना वो कश्मीर से देखिए साहब। लेकिन विकास जी, आपने ये भी चीज देखा होगा कि जैसे लोग जो है टारगेट कर रहे हैं कि जो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं जी, वो लोग भी जो है उन्होंने पनाह दे रखी थी उनको, ठीक। अभी ये भी बात उठ रही थी कि जो मतलब पाकिस्तान से लगा हुआ पंजाब भी है, गुजरात के भी कुछ हिस्से हैं, उधर के और भी कई हिस्से हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे जो लोकल है वो सपोर्ट नहीं करते आतंकवादियों को। लेकिन कश्मीर में जो है, मतलब कश्मीर की जनता के ऊपर जो है आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए, वो सब राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं। वहाँ कोई भी, देखो मैं बता दूं, सच्चाई यही है, हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी को संपन्नता चाहिए, सुख स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए, कोई नहीं चाहता। ये कहीं ना कहीं सरकारी चूक है, लापरवाही है, जिसका नतीजा ये होता है। और रही बात, हर जगह थोड़े बहुत ऐसे लोग होते ही हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ी कि आप अपना काम बंद कर दोगे जी। आप मान के चलो कि जैसे कि मुसलमान ही है, मुसलमान में अगर एक दो आदमी आतंकवादी निकल गए तो इसका मतलब थोड़े कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। अरे यार, जब आप देख रहे हो कि सारा कारोबार में, काम में, धंधे में हमारे सहयोगी हैं वो सारे लोग, तो सबको आप बदनाम नहीं कर सकते। वो तो कहीं ना कहीं, मैं फिर बोला ना कि वो ध्रुवीकरण वाली राजनीति के वो फायदा उठाया जाता वहां से, ये बात है। दरअसल में बात, अगर ऐसी बात होती तो वो क्यों जान पे खेल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहा था वो आदिल जी, बताइए। वो लोग क्यों अपने मैंने एक ऐसा एक वीडियो वायरल होते देखा कि एक जो खच्चर चलाने वाला व्यक्ति है वो पीठ पर लाद करके एक जख्मी व्यक्ति को खींच करके निकाल रहा है वहां से। तो ये सारी वो क्यों मेहनत करी। कई लोगों ने इंटरव्यू में बोले, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि कैसे कैसे स्थिति में हमारे को बचाया उन्होंने। वो तो धन्यवाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमारे परिवार हैं। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग एक दूसरे के परिवार हैं, हमारे जितने यहाँ पे गेस्ट अतिथि आते हैं वो हम एक दूसरे को हम परिवार मानते हैं। हम उनके लिए मतलब कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं गोली खाऊंगा तब वहाँ आपके ऊपर गोली आएगी, ऐसे बोल रहे थे वो। तो आप पूरी प्रशासन की चूक है भाई साहब। वहाँ कोई एक उतने लोगों के बीच में कोई सुरक्षा नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कैसी व्यवस्था है, ये बात सवाल वाली बात है। ये इसलिए है रहेगा तो इस समय जो है, क्योंकि इसलिए बात है क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था का दोष है। तो सरकार बननी ही वही जोड़ तोड़ की और वो ध्रुवीकरण करके, तो आपको देखने को यही सब मिलेगा। ये पहले आप ये पुलवामा हुआ, फिर ये हुआ, फिर पहलगाम हुआ, और ऐसा थोड़ी कि आगे रुक जाएगा। आप देखना ये सारी चीजें रुकनी नहीं है ये।
हाँ, अगर इसी तरह का चलता रहा तो फिर आगे भी होने की। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, 2-4 को यहाँ मार लोगे, 2-4 मुसलमानों को मारोगे, पाकिस्तान को कर लोगे, और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। जी ये देखना समय तो आएगा ना। जी। तो खाली आ करके बोलना कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, सिंधु ये कर नदी का देंगे, जल बंद कर देंगे। ये चलो जल बंद कर देंगे, ठीक है, वो सारी बातें एक बार लोगों को जो जिस तरीके से गुस्सा उबाल है, तो कुछ तो सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। हाँ जी। लेकिन मतलब मैं एक फुल प्रूफ समाधान की बात कर रहा हूँ। समाधान तो आपको राजनीति से ही निकलेगी। अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें सभी प्रेम प्यार से रहे, एकता में रहे और अखंड भारत बने, वो उसका रास्ता सत्यमेव की राजनीति से होगा। और जब वो होगा तो ये सारी घटनाएं सब स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। सरकार को अभी सिर्फ तत्कालीन मतलब गुस्सा ना दिखाते हुए इस तरह के फैसले लेने चाहिए जो आगे भी इस तरह की कोई भी घटना होने की जो संभावना है उसको खत्म करे। और जो छोटे स्तर पे जो है समाज में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो भेदभाव फैलाया जा रहा है, तो जैसे भी फारूक जी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं और इसकी गुलदस्ते की सुंदरता तभी है जब सब फूल एक साथ रहते हैं। तो आप भी अपने आसपास इस तरह का अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है कि हिंदू ऐसे हैं मुसलमान ऐसे हैं, तो आप उनसे बचिए। और ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है और आप सभी से आशा करते हैं कि आप जो है आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि नफरत फैलाने की। धन्यवाद।